हमारे देश में लूट हो रही है, जो नाइंसाफी हो रही है, जो 10% राज करना चाहता है 90% के ऊपर और कभी उनको उनके हक नहीं मिलने देगा, उनके लिए आवाज उठाए। और आज जिस तरह की हमारी सरकार जो शुरू से ही ब्राह्मणवादी मतलब जिसको कहते हैं कि आप मनुस्मृति में जो विश्वास करती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में विश्वास नहीं करती, जो कहती है कि मनुस्मृति आनी चाहिए उसकी जगह, जो आरक्षण को बार बार खत्म करने में लगी है। लेकिन एक नागरिक इंसान टीचर होने के नाते मैंने हमेशा अपना फर्ज समझा कि अगर कुछ गलत हो रहा है और अगर मैं उसके खिलाफ ना बोलूं तो कोई भी वैल्यू सिस्टम जो हम लर्न करते हैं, कोई भी वैल्यू सिस्टम जो हम समझते हैं हमारा है, उसका कोई मायने नहीं है अगर आपका करेज नहीं है कि आप उसके बारे में बोलें। और इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि टीचर्स मूवमेंट में मैं बहुत सालों से रही, लेकिन मुझे सबसे पहले समझ आया कि जो बाकी देश में हो रहा है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह के अटैक्स हमारे कॉलीग, मैं प्रोफेसर साईं बाबा को बहुत पहले से जानती थी क्योंकि बहुत ही अच्छे स्कॉलर, बहुत अच्छे टीचर और रामलाल आनंद कॉलेज में पढ़ा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा उनके स्टूडेंट्स उनका लिहाज करते थे और ऐसे लोगों से हमेशा हम लोग थोड़ा इंटरेस्ट रहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि और भी लोग इनकी वैल्यूज़ को इम्बाइब करें। और मुझे मालूम था कि वो एक्टिविस्ट हैं, जैसे हम लोग भी अपने छोटे तरीके से इन चीज़ों के बारे में बात रखते थे, तो वो काफ़ी हद तक ये बातें जो खास तौर से ट्राइबल्स को अफेक्ट कर रही थी, जिसके बारे में बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जानते थे। हम लोग अपने आइवरी कास्टल्स में रहते हैं, लेकिन वो लोग जैसे डॉक्टर साईं बाबा और उसके बाद बहुत सारे और साथी जैसे जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मैं मानती हूँ कि उनको हमारे देश में सबसे बड़े देशभक्त, सबसे बड़े पेट्रियट्स, सबसे ज़्यादा बड़े रोल मॉडल्स हमारे यंग लोगों के लिए यही लोग होने चाहिए, क्योंकि इन्होंने सिर्फ बातें नहीं की जो हम क्लासरूम्स में करते हैं, इन्होंने वो बात को अपनी निजी जिंदगी से जोड़ के अपने कंफर्ट्स को छोड़कर ये लोग गए और जो मार्जिनलाइज, दबे कुचले लोग हैं, जहाँ पे इंजस्टिस हो रही है, उनके लिए इन्होंने अपनी जिंदगी का कीमती समय अपना सारा कुछ छोड़ के, लग्जरी छोड़ के इन्होंने वो काम किया। तो इस ऐसे लोगों को मतलब हम लोगों को जैसे कि मॉडर्न डे भगत सिंह हैं, उनकी तरह ये हमारे फ्रीडम जो इनकम्प्लीट फ्रीडम स्ट्रगल है उसको लीड करते आए हैं। और डॉक्टर साईं बाबा से मैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी उनके विचारों से, एंड आई वाज एब्सोल्युटली शॉक्ड जब उनके घर में रेड हुआ और उसके बाद में डूटा की प्रेसिडेंट, अपने शिक्षक संघ की प्रेसिडेंट बनी, और जब इनका अरेस्ट हुआ तो मेरा फर्ज था कि मैं अपनी कॉलेज के साथ खड़ी रहूं। इसके पहले हमने प्रोफेसर SAR गिलानी के खिलाफ जब साजिश करके उनको अरेस्ट किया गया था, डेथ पेनल्टी मिली थी, तो एज अ ऑर्डिनरी टीचर मैं भी जुड़ी थी डिफेंस कमेटी फॉर SAR गिलानी। तब हम लोग को यही नहीं लगा कि डिफेंस कमेटी में होना ही गुनाह है। यू सी हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। आज जो डिफेंस कमेटी प्रोफेसर साईं बाबा के लिए बनी, उसमें से ढेर सारे साथी जेल में हैं, उनके वकील जेल में हैं, गार्लिन, उनके और साथी रोना विल्सन मेरे साथ गिलानी कमेटी में भी थे, वो आज जेल में हैं। और हनी बाबू जिन्होंने, जैसे कि जेली ने बताया कि जो आरक्षण की लड़ाई है वो लड़ी, एक कॉन्फिडेंस नहीं है, और एजुकेशन की लड़ाई लड़ी, सेमेस्टर सिस्टम के खिलाफ वो 9 लोग जो कोर्ट में गए थे उसके लिए लड़े। ये सब चीजें महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वो अलग अलग जो एरियाज में जो हमारे देश में लूट हो रही है, जो नाइंसाफी हो रही है, जो 10% राज करना चाहता है 90% के ऊपर और कभी उनको उनके हक नहीं मिलने देगा, उनके लिए आवाज उठाई, चाहे वो दलित हो, वो माइनॉरिटीज हो, चाहे वो अल्पसंख्यक, मतलब कोई भी हो, और उनके लिए जो आवाज उठा रहे हैं, उनके हकों के लिए, उनको एक एक करके टारगेट किया गया है। और सिर्फ उनके लिए हक नहीं उठा रहे हैं, आवाज नहीं उठा रहे हैं उनके हकों के लिए, वो एक साइलो में बंद नहीं है, they are in the intersection of all these silos, they understand and they bring together these silos। ये अलग अलग कंपार्टमेंट्स में हम लड़ाइयाँ अपनी लड़ते हैं, अपनी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है, अपनी माइनॉरिटी राइट्स के लिए होती है, अपनी एजुकेशन के लिए होती है, लेकिन इनके जो इंटरसेक्शंस हैं उनमें ये लोग खड़े हैं, चाहे वो प्रोफेसर आनंद टेमटुमरे हो
जो जिनको मैं ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन में जानती थी, और उनके हम लोग आर्टिकल्स पढ़ के इतना अपनी समझ बढ़ाते थे, चाहे वो उमर खालिद हों जो इन सारे साइलोज में कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, और जिनको मैंने, क्योंकि जेएनयू जाके हम लोग को अपनी बातें रखनी पड़ती थी हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के फेडरेशन के तहत, तो ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई, और ये हम समझते थे कि हमारे देश के फ्यूचर हैं, ये सिटीजन्स हैं जो हमारे देश को आगे ले जाएंगे, और जो नाइंसाफी हमारे देश में इतने सालों से चल रही है वो कहीं ना कहीं उसको खत्म होने का की तरफ ऐसे लोग ले जाएंगे। ऐसी आवाजों को, जो महत्वपूर्ण आवाजें हैं, जो प्रभावशाली आवाजें हैं, इनको दबाना बहुत जरूरी था। और आज जिस तरह की हमारी सरकार जो शुरू से ही ब्राह्मणवादी, मतलब जिसको कहते हैं कि आप मनुस्मृति में जो विश्वास करती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में विश्वास नहीं करती, जो कहती है कि मनुस्मृति आनी चाहिए उसकी जगह, जो आरक्षण को बार बार खत्म करने में लगी है। हमने ये लड़ाइयां लड़ी हैं, 200 पॉइंट रोस्टर को खत्म कर दिया गया अभी 2018 में। डूटा इसके खिलाफ लड़ी। डूटा इज नॉट एन आइडेंटिटी ऑर्गेनाइजेशन बट इट स्टैंड्स फॉर जस्टिस फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और वो लड़ाई लड़के वो वापस हुआ एंड वी वंस अगेन गॉट द 200 पॉइंट रोस्टर। इस तरीके से हमने जो अलग अलग जगह जो नाइंसाफियां चल रही हैं, चाहे एंटी सीएम मूवमेंट है, वहां पे हर नागरिक को जुड़ना चाहिए। तो ये जितने भी हमारे साथी यहाँ पे हैं, गुलफिशा से मुलाकात मेरी हुई इन वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन, ऐसे सारे लोगों को आपने बंद किया है जो दलितों की आवाज बन सके, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो आगे बढ़े हैं, जो वकील बने हैं, जो स्कॉलर्स बने हैं और ये समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को और आगे लड़ सकते हैं मिलके। ये मिलके लड़ना यही सबसे ज्यादा खतरनाक इस सरकार को है, जो न्यू लिबरल पॉलिसीज को के साथ, मतलब एक मैरिज ऑफ अलायंस जो चल रही है, कि जो 2-4 पूंजीवादी या 10 पूंजीवादी हमारे देश के जो पूरे देश को लूट रहे हैं, उनकी लूट कहां से आ रही है? इट इज कमिंग मेनली फ्रॉम द ट्राइबल लैंड्स, जो वहां पे रिच मिनरल्स हैं। वो लूट के बीच में जो लोग आ जाते हैं, जैसे कि साईं बाबा की जो कन्विक्शन वाला सेंटेंस था, उसमें 800 पेज के जजमेंट में एक एक्ट ऑफ वायलेंस नहीं मेंशन था कि जिसमें उनको भागीदार माना जा सकता है, लेकिन ये लिखा था कि ये लोग डेवलपमेंट रोक रहे हैं। मतलब किसकी डेवलपमेंट? एंड दैट इज सपोज्ड टू बी हिज क्राइम एंड ही इज गॉट लाइफ इम्प्रिजनमेंट बिकॉज ऑफ दैट। इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? बाकी सब साथियों ने यहाँ पे आपके सामने बातें रखी हैं जो डिटेल्स, और मैं सारे साथियों को तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि और अपनी अपनी लड़ाइयाँ हमारे जर्नलिस्ट, मतलब ये जो चीज होती है फैशिज्म एक फ्रैक्टल चीज होती है। पहले ये बड़े बड़े जो एक्टिविस्ट हैं, जो जाने माने लीडर्स हैं, उनके खिलाफ यूज होगी, उसके बाद और लोगों की आवाज दबाने के लिए ये हर जगह फैलेगी। और लेटेस्ट में एक चीज जरूर शेयर कर दूं एज अ टीचर एंड 42 ईयर स्टैंडिंग, कि अब ये पूरी यूनिवर्सिटी एजुकेशन को खत्म कर रहे हैं। आप लोग जो सब पब्लिक फंडेड एजुकेशन से बाहर आए हैं और आज हम खड़े होकर तर्क वितर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारी एक ट्रेनिंग रही है, हमें सोचने समझने क्रिटिक करने की एक ट्रेनिंग रही है, एक समझ बनी है समाज के बारे में। वो कल नहीं हो पाएगा क्योंकि पूरी की पूरी एजुकेशन डिजिटलाइज हो रही है। आपने देखा 2 साल में क्या हुआ, कोई कुछ नहीं सीखा। ये डिजिटलाइज हो रही है, हर बच्चे को एक स्क्रीन के सामने कैद कर दिया जाएगा, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाएगा, और उसके दिमाग में फिर आप जो चाहे डाल सकते हैं। और जो कम्युनिटी होती है एजुकेशन यूनिवर्सिटीज वगैरह में, वो कम्युनिटी सेंस भी नहीं रहेगा, कोई डायलॉग नहीं रहेगा, और टीचर्स को तो पूरी तरह से इससे बाहर किया जा रहा है। टीचर की जरूरत नहीं है, अब आप ऑनलाइन एजुकेशन से सारा काम चलाएंगे। तो ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस आनी है तो हमारी यूनिवर्सिटी से आएगी, हमारे सारे साथियों से आएगी, लेकिन हमारे यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स भी उसको लीड करेंगे, उसमें शामिल होंगे, जैसे एंटी सीए मूवमेंट में। तो ये समझ के ये अटैक जो है एजुकेशन पे है, और मेरा मानना है कि जो बोलेगा उसका नंबर लगा हुआ है उस लाइन में, हम सबका नंबर कहीं ना कहीं ऑलरेडी है। और अगर तैयार हैं कि कितने लोगों को आप जेल भेजेंगे, हम सब जेल जाने के लिए तैयार है, तब मैं मानती हूँ कि ये सरकार को हम लोग पीछे ढकेल सकते हैं, इस फैसिज्म को हम खत्म कर सकते हैं।